मैं आप सभी का हिस्ट्री इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जो अध्ययन करेंगे वो एंशिएंट हिस्ट्री के एक भाग है हमारा, जो है वो भारत का सिकंदर, जो भारत पर सिकंदर का आक्रमण है। इस टॉपिक का आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम ईरानी आक्रमण का अध्ययन कर चुके हैं कि जो भारत पर ईरानी आक्रमण हुए उसका क्या प्रभाव रहा, और उसके बारे में हम अध्ययन अच्छे से कर चुके हैं। तो यदि अगर जो आप उसका अध्ययन अभी तक नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, जहां से आप पहले उस वीडियो का अध्ययन कर लें। उसके बाद अगर जो इस वीडियो का अध्ययन करते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको एक बात और बताना है हमें कि ये जो हमारा वीडियो है ये ना केवल किसी भी कंपटीशन के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए बनाया गया है, बल्कि इस वीडियो को इस प्रकार से बनाने का प्रयास किया गया है हमारे द्वारा कि इसके जो प्रारंभिक परीक्षा होता है उसके बाद अगर जो मुख्य परीक्षा में कोई हिस्ट्री से संबंधित इस टॉपिक जो भारत पर सिकंदर का आक्रमण है इससे क्वेश्चन बने तो उसको भी आप काफी हद तक आसानी से लिख पाएंगे। इसको देखते हुए कुछ ऐसे शब्दों को इसमें जोड़ के बनाया गया है। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि जो सिकंदर का आक्रमण है भारत पर, इसके थोड़ा सा बैक होकर हम देखें तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी और ईरानी जो थे वो आपस में लड़ पड़े। ईरानी आप अध्ययन किए हैं कि इससे पहले ईरानी जो थे वो भारत पर आक्रमण किए और भारत पर वो अपना राज किए, कुछ साम्राज्य स्थापित किए। उसके कारण भारत के साथ उनका कुछ संबंध भी थे जिससे उसका प्रभाव भी देखा जाता है। अब कुछ समय बीतने के बाद आपको ये भी उस वीडियो के अंत में बताया गया है कि जो यूनानी आए, यूनानियों से लड़ने के लिए जो ईरानी थे, ईरानी अपनी सेना में भारतीयों को शामिल करते थे, भारतीय प्रजा को अपनी सेना में शामिल करते थे और उनको यूनानियों से लड़वाते थे। तो यूनानी और ईरानी दोनों का संघर्ष उसी समय शुरू हो गया था। संघर्ष का मेन कारण था कि दुनिया में ईरानी अपने आप को सर्वशक्तिमान और यूनानी अपने आप को सर्वशक्तिमान साबित करने में लगे हुए थे। इसके कारण दोनों में आपस में टकराव होता है। टकराव होने का जो परिणाम था वो ये हुआ कि ये जो सिकंदर है, जिसको अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, सिकंदर के नेतृत्व में जो यूनानी सेना थी, सिकंदर जो जिसको अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, इस सिकंदर ने नेतृत्व किया यूनानी सेना का और इस यूनानी सेना ने ईरानी सेना के साम्राज्य को पूरी तरह नष्ट कर दिया। जो ये सिकंदर था, सिकंदर तुर्की, इराक, केवल तुर्की और इराक को ही नहीं बल्कि सिकंदर ने पूरे ईरान को भी, जो ईरानी साम्राज्य था उसको भी नष्ट कर दिया और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। अब ये क्या करता है, थोड़ा सा हम सिकंदर के बारे में देख लें कि सिकंदर आखिर कौन था, इसके पिता कौन थे, कहां से आया था, इसके बारे में। तो ऐसे आप जानते हैं कि सिकंदर तो आप जानते हैं यूनानी सेना का नेतृत्व कर रहा था, तो यूनान का ही रहने वाला होगा। सबसे पहले देखें कि इसके पिता जो थे, सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। कई परीक्षाओं में अलेक्जेंडर लिखा रहे तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके पिता जो थे वो फिलिप, जो मकदूनिया का शासक, इसके पिता का नाम फिलिप था और ये मकदूनिया का शासक था। इसके पिता 329 बीसी मतलब 329 ईसा पूर्व में इसके पिता की हत्या हो जाती, मतलब फिलिप की हत्या हो जाती। फिलिप की हत्या के पश्चात सिकंदर जो था वो मात्र 20 वर्ष की आयु में ये शासक बनता है फिलिप का। इसके जो गुरु की बात करें तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अब हम देखते हैं कि ये आप सिकंदर के बारे में नॉर्मली जो बेसिक चीजें थी उसके बारे में आप जान लिए। अब हम देखते हैं कि जो ईरान की विजय हुआ, मतलब ईरान पर जब विजय किया, ईरान की विजय के बाद जब ईरान को जीत लिया, सिकंदर ने ईरान को जब जीत लिया तो ईरान को जीतने के बाद वो क्या किया, ईरान को जीतने के बाद सिकंदर काबुल की तरफ बढ़ा
जहां से वो 326 ईसा पूर्व खैबर दर्रे से होकर भारत की ओर चल दिया। अब यहां तो एक बात समझ में आया कि वो खैबर दर्रे से होते हुए ईरान को जीता, ईरान को जीतने के बाद वो खैबर दर्रे से होते हुए भारत की ओर चल दिया। कब चल दिया? 326 ईसा पूर्व में चल दिया। अब यहाँ पे एक बात सब निकल के आता है कि आखिर वो भारत की ओर क्यों चला। तो भारत की ओर जब ये बढ़ा सिकंदर, तो उसके कुछ कारण थे। कारण आप सुने होंगे कि ईरान से भारत की ओर बढ़ा, जो उसका मेन कारण था धन का लालच। धन का लालच मतलब आप सुने होंगे कि वो इससे पहले वाली वीडियो जो ईरानी सेना के बारे में, ईरानी आक्रमण है भारत पर, उसके वीडियो में आपको हम बताए हैं कि जो ईरानियों के द्वारा ही भारत में जो अकूत धन था, यहाँ भारत समृद्ध था, उसके बारे में इसको पता चलता है और फिर ये उसी लालच में भारत की ओर बढ़ता है आक्रमण करने की। कुछ मतों के अनुसार कई जगहों पे आप ऐसे भी सुने होंगे कि इसका एक इच्छा और भी था कि सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था। ये चाहता था कि पूरे विश्व पर हम राज करें, तो ये भी उसका एक सोच था। दूसरी बात था कि जो हिस्ट्री मतलब इतिहास के जो पिता, मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री जिसको कहते हैं, हेरोडोटस और यूनान के कुछ अन्य लेखकों ने अपने लेख में भारत की भव्यता का वर्णन किया था। तो जो भारत की भव्यता का वर्णन यूनानी लेखकों ने किया था, उसका भी एक कारण था कि उससे सिकंदर प्रभावित था और भारत की ओर वो आगे बढ़ा, भारत को ऊपर आक्रमण करने के लिए वो आगे बढ़ता है। अब ये भारत की ओर जब बढ़ता है तो इसको सिंधु तक पहुंचने में 5 महीने लग जाते हैं। 5 महीने का समय इसको भारत जो खैबर दर्रा था, खैबर दर्रे से होते हुए भारत तक सिंधु तक पहुंचने में इसको 5 महीनों का समय लग जाता है। अब बात ये थी कि इसको जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था, भारत का जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था, वो इसके अनुकूल था। अनुकूल कहें तो क्यों? अनुकूल कहने का मतलब ये था कि भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो छोटे छोटे साम्राज्यों में, छोटे छोटे गणराज्यों में या कबीलाइयों में ये बटा हुआ था, जिससे इसको अनुकूल इसलिए लगा कि छोटे छोटे साम्राज्यों को हम एक एक करके बारी बारी से जीतना इसके लिए आसान हो गया। तो इस प्रकार से ये आता है। जैसे हम देख लें इसको कि बारी बारी से जीतने के क्रम में अगर जो देखें तो एग्जाम्पल ले लें, जैसे तक्षशिला, ये आया तक्षशिला अलग, और जो पंजाब जैसे पोरस कहते हैं, पोरस वहां के शासक थे जो कि झेलम के तट पर था, वहां से ये दोनों की जो चाहते अगर जो जैसे पोरस और अंभी जो तक्षशिला का शासक, ये दोनों आपस में चाहते तो मिलकर एक साथ संयुक्त मोर्चा बनाकर सिकंदर का विरोध कर सकते थे प्रभावी ढंग से, लेकिन संयुक्त मोर्चा बनाने में ये असफल रहे, जिसका कारण ये हुआ कि उसका फायदा सिकंदर उठाया। खैबर दर्रा जो था, खैबर दर्रा बिना प्रहरी का हो गया। ऐसे कहें कि बिखराव के कारण वहां का जो समझिए एक सुरक्षा व्यवस्था होती है वो बिल्कुल खाली, जैसे कि मान लीजिए कहीं आप जाएं और वहां पे बॉडीगार्ड नहीं है, ऐसे मान लीजिए कोई घर है या कोई एंट्री जहां पे है वहां का गार्ड ही गायब हो जाए, तो वहां तो आसानी से एंट्री करना और आसान हो गया। तो इस प्रकार से खैबर दर्रे के रास्ते से 326 ईसा पूर्व वो भारत तक वो पहुंच गया, मतलब सिंधु तक वो पहुंचा। 5 महीने का समय लग गया इसको काबुल से भारत तक आने में। अब सिकंदर का जो आक्रमण है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर आक्रमण करता है। सबसे पहला आक्रमण जो इसका था वो तक्षशिला पर किया। तक्षशिला जो है, तक्षशिला का शासक अंभी जो था, ये समझिए कि एक प्रकार से बहुत कमजोर शासक, ये हार मानने की प्रक्रिया ऐसे ही समझिए कि आप, अंभी ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर लिया और सिकंदर की सारी बातों को वो मान लिया, सिकंदर की सेना में ही वो शामिल हो गया, समझिए उसकी सहायता के लिए वो तैयार हो गया। अब अंभी को जब तक्षशिला पर सिकंदर विजय पा गया, तक्षशिला पर जीतने के बाद सिकंदर जो तक्षशिला था, तक्षशिला पर जीतने के बाद सिकंदर की सेना में और शक्ति और सिकंदर की जो धन संपत्ति की चीजें थी
उसके खजाने की भरपाई थी, वो तक्षशिला जीतने के बाद कहीं हद तक और भी भरपाई हो गई और उनके सैनिकों का हौसला भी और बढ़ा। फिर वो और आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद वो पहुंचता है जब पंजाब के जो शासक थे पोरस, इनको पुरु के नाम से भी जाना जाता है, कहीं पोरस का युद्ध या पुरु का युद्ध कहा जा सकता है। तो जो ये झेलम के तट पर ये पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ। झेलम के तट पर जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को हाइडे स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं भी झेलम का युद्ध या तो हाइडे स्पीच का युद्ध भी पूछा जा सकता है कि हाइडे स्पीच का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ, तो सिकंदर और पोरस के बीच, सिकंदर या पुरु के बीच भी कह सकता है या अलेक्जेंडर पुरु के बीच कह सकता है। तो इस प्रकार से अगर जो कहीं भी प्रश्न में इस प्रकार के नाम से अलग करके आए तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अंभी को हराने के बाद पंजाब पहुंचा और फिर वहां से इसका झेलम के तट पर युद्ध हुआ। किसके साथ हुआ? पोरस के साथ। पोरस जो था, पोरस के साथ सिकंदर को बहुत कड़ी विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि पोरस युद्ध में हार गए और पोरस के हार के बाद सिकंदर उसकी पोरस की बहादुरी और साहस से प्रभावित इतना हुआ कि जो पोरस की साम्राज्य को जीतने के बाद भी उस पूरे साम्राज्य को सिकंदर अपने पास ना रखकर पोरस के पास ही रहने दिया। अब यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गया। अब पोरस झेलम पर जो युद्ध हुआ पोरस और सिकंदर का, उसमें पोरस सिकंदर विजयी हुआ, लेकिन सिकंदर को बहुत ही कड़ी विरोध का सामना करना पड़ा। सिकंदर जीतने के बाद इतना प्रभावी हुआ कि उसके साम्राज्य को पोरस के पास ही छोड़ दिया। अब ब्यास नदी के तट पर सिकंदर पहुंच चुका था। सिकंदर की सेना जो थी वो ब्यास नदी के तट पर पहुंच चुकी थी। वह उत्तर की ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना आगे जाने से, उसके साथ जाने से मना कर दी। इसका कारण था कि आखिर क्यों उसकी सेना आगे जाने से मना कर रही थी। तो कुछ पॉइंट्स है उसको हम देखते हैं। कारण क्या था कि यूनानी सैनिक 10 वर्षों के निरंतर युद्ध के कारण थकान और बीमारी के शिकार हो गए थे। इतना लंबा युद्ध जिसके कारण उसके सैनिक पूरी रूप से थक चुके थे। कुछ सैनिक तो बीमार पड़ चुके थे, कुछ सैनिक बिल्कुल अपने परिवार में वापस लौटना चाहते थे। इसलिए वो इतना थक चुके थे कि वो वहां उसके आगे उत्तर की ओर बढ़ने से मना कर दिए, ब्यास नदी को पार करने से ही मना कर दिए। सिकंदर के बार बार कहने पर भी वो वहां से उसके साथ जाने से इनकार कर दिए, मना कर दिए। इसका एक कारण और था, भारत की गर्म जलवायु। भारत की गर्म जलवायु के कारण उसके अधिकतर सैनिक यहां आते हुए इसकी जलवायु में अपने आप को ढाल ना पाने के कारण अधिकतर उसके सैनिक बीमार पड़ने लगे और बीमारी के कारण वो वैसे भी आगे जाने से मना करने लगे। अगला बात यह भी था कि सिंधु के किनारे भारतीय लड़ाकों के जो युद्ध कौशल से था उससे वो परिचित हो चुके थे। जो यूनानी सैनिक थे, सिकंदर के सेना के जो सैनिक थे, लड़ाके थे, वो भारत के जो भारतीय सैनिक थे, जब वहां पे वो आए और पोरस के साथ युद्ध हुआ तो भारत के जो सैनिक थे वो भले ही हार गए थे वहां से सिकंदर की सेना से, लेकिन सिकंदर के जो सैनिक थे उनको उनके कौशल, लड़ाकों जो भारतीय लड़ाके थे उनसे उनके कौशल के बारे में उनको जानकारी मिली और इससे उनको ये अनुमान लग चुका था कि भारत में हमें आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ की लड़ाई जब इतनी है तो इसके आगे भी हम जाएंगे तो जैसे मगध जैसा साम्राज्य है और वहां पर तो सिकंदर से कई गुना अधिक सैनिक है और वहां पे जीतना बड़ा मुश्किल होगा, जीत पाना। तो इससे भी डरते थे। फिर आगे कारण मगध की सेना भी थी, मगध के सेना का भी डर, क्योंकि मगध का साम्राज्य आप जानते हैं, घनानंद का नाम सुनते ही उस समय इस प्रकार का शासक था जिससे बहुत क्रूर और मतलब समझिए क्रूर शासक था, ऐसा कि जिससे लोग भी कांपते थे डर से। जो यूनानी इतिहासकार एरियन, एक इतिहासकार है एरियन ये बताते हैं कि युद्ध के कला में जो भारतीय थे उस समय के भारतीय, जो एरियन जो है ये यूनानी इतिहासकार है, ये बताते हैं कि भारतीय जो थे
उस समय के जो राष्ट्र थे, छोटे छोटे राष्ट्र थे, उसमें कहीं श्रेष्ठ थे। मतलब भारत के जो लड़ाके सैनिक थे वो बाकी राष्ट्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ थे। ये यूनानी, जो हमारे यूनानी इतिहासकार एरियन ही बताते हैं। अब यहां पे ये जो घटनाएं हुई, इसके कारण उसके सैनिक मना कर दिए। अब क्या हुआ, सिकंदर दुखी हुआ, और दुखी होते हुए सिकंदर कहता है, मैं उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूं जो निष्ठाहीन और कायर है, जो भय से ग्रसित हैं। मतलब सिकंदर जब उसकी सेना व्यास नदी पार करने से मना कर देती है, तो सिकंदर बहुत दुखी मन से कहता है कि मैं उनको जगाने का प्रयास कर रहा हूं जो निष्ठुर और कायर है, भय से ग्रसित हैं। वो राजा जो अपने दुश्मन से कभी नहीं हारा, वो आज अपनी सेना से हार गया। मतलब उसकी सेना ही उसको हरा दिया। ये सिकंदर दुखी होते हुए बोला। अब हम कुछ अन्य बिंदुओं को देखें तो सिकंदर 19 महीनों तक भारत में रहा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में हो गई। इसके मृत्यु के कारण भी कुछ रहस्यमयी है। अब बीमारी समझे या इस प्रकार से था कि 33 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई और बेबीलोन में उसका मृत्यु हुआ। यहां से प्रश्न बन सकता है कि उसकी सिकंदर की मृत्यु कब हुई, तो 323 ईसा पूर्व। कितने महीनों तक रहा, 19 महीनों तक वो भारत में रहा। किस जगह पे मृत्यु हुई, बेबीलोन में हुई। कितने वर्ष की अवस्था में, 33 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। तो आपको ये इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए प्रभाव का अध्ययन करते हैं। प्रभाव को देखें तो सिकंदर के अभियान ने भूमि और समुद्र के माध्यम से 4 अलग अलग मार्ग प्रशस्त किए। जो सिकंदर की सेना थी, भूमि मतलब ऐसे समझिए स्थल और जल के रास्ते से 4 नए मार्गों को खोज निकाला। अब आपको भी मालूम होगा, जो नए रास्ते मिल गए वो आगे चलकर व्यापारियों के लिए, कारीगरों के लिए एक अच्छा रास्ता मिल गया, जहां से वो व्यापार एक दूसरे स्थानों से व्यापार करने के लिए उनको सुविधाएं हुई और व्यापार आगे बढ़ा। ये प्रभाव पहला। दूसरा, सिकंदर ने सिकंदरिया या इसको अलेक्जेंड्रिया, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं कि सिकंदर जो है, सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है, तो कहीं पे सिकंदरिया, कहीं पे अलेक्जेंड्रिया लिखा हो सकता। ये नगर का स्थापना किया। बोकेफल, जो बोकेफल था, ये झेलम के तट पर एक नगर था। इसका भी स्थापना सिकंदर ने ही करवाया था। वो जो बोकेफल था, बोकेफल उसके घोड़े का नाम था और उसी के नाम पर ये झेलम के तट पर एक नगर का स्थापना करवा दिया। आपको बताएं कि सिकंदर अक्सर क्या किया, जब भारत में आया, आक्रमण किया और भारत में वो निरंतर युद्ध, मतलब आप देखें कि 10 साल तक वो निरंतर युद्ध उसका जारी रहा। भारत में 19 महीनों तक रहा, तो उसको इतना समय नहीं मिला कि जो उसके जीते हुए साम्राज्य थे उसको वो व्यवस्थित कर पाए। तो इसके कारण वो जितने भी साम्राज्य थे, जहां जीतता उसी को छोड़ देता, तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा व्यवस्थित कर नहीं पाया था। तो कुछ भी, जो कुछ नगर का स्थापना किया बाकी चीजों पर, उसको भी हम देखते। तो प्रभाव पहला नंबर की नए रास्ते निकाला, जो भूमि और समुद्र के माध्यम से 4 मार्ग निकाला, तो उससे व्यापार बढ़ गया। सिकंदरिया, अलेक्जेंड्रिया नगर का स्थापना किया। वो केफल उसके घोड़े का नाम था, जिससे झेलम के तट पर एक नगर बनाया उसके नाम से। कालक्रम की बात करें तो जो सिकंदर, मतलब सिकंदर के इतिहासकार थे, वो इतिहास को इस प्रकार से लिखे कि भारत में जो इतिहास, भारत के इतिहास है, उसमें कालक्रम का जो घटनाएं हुई उसका अनुमान लगाना आसान हो गया और उसका अध्ययन कर पाना एक लिखित, समझिए यहां से सिकंदर के आक्रमण के बाद का जो इतिहास है उसका बाई तिथिवार या कहें कि बाई डेटेड, एक डेट का दिनांक सहित उसका एक लिखित विवरण मिल गया, तो जिससे आसानी हुआ इसका अध्ययन करने। इसके इतिहासकारों के द्वारा सती प्रथा का पता चला। सती प्रथा के साथ साथ गरीब माता पिता द्वारा बाजारों में लड़कियों और, मतलब गरीब माता पिता के द्वारा बाजारों में लड़कियों को बेचना और उत्तर पश्चिम भारत में
बैलों की अच्छी नस्ल की बिक्री का ज्ञान हुआ, इसके जो इतिहासकार थे उसके द्वारा। दूसरी बात यह भी हुआ कि हालांकि ये जो जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी क्षेत्रों को ये बसाया, इस पर जल्द ही मौर्यों का साम्राज्य आ गया, मौर्य का कब्जा हो गया। ज्यादा दिन तक यूनानी वहां पे रह नहीं पाए, क्योंकि मौर्य साम्राज्य जैसे आता है, चंद्रगुप्त शासक बनता हो, सब उस जगहों पे वो अपना अधिकार जमा लेता है। लेकिन बात यह हुई कि मौर्य साम्राज्य जो था, मौर्य साम्राज्य के लिए मार्ग प्रशस्त यहीं से हो गए, सिकंदर के द्वारा। अब आप कहेंगे कि मौर्य साम्राज्य से, सिकंदर के आक्रमण से क्या लेना देना। जैसे देखिए कि जो ये उत्तर का क्षेत्र था, ये जो हमारा क्षेत्र ऐसे समझिए कि मैप का है, ये इधर के जो क्षेत्र थे, इसमें जो छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे कबीलाई जीवन, छोटे छोटे गणराज्य थे, इसमें क्या हुआ कि इनमें एकीकरण आ गया कि सिकंदर के जीतने के बाद सब छोटे छोटे राज्यों को जीतता गया। तो जब ये छोटे छोटे राज्यों को जीतते हुए एकीकरण का भाव आ गया, एक साथ आ गए, तो मौर्य काल में उसको प्रशस्त हो गए। मौर्य को ज्यादा लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं थी, आसानी से वो जीतकर अपने में मिला लिया। चंद्रगुप्त द्वारा नंदों की शक्ति का सर्वनाश। अब चंद्रगुप्त द्वारा नंदों की शक्ति, नंद मतलब जो घनानंद था, उसकी शक्ति का सर्वनाश, जो सबसे क्रूर शासक था मगध का। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या हुआ कि सिकंदर के जो सैनिक कार्य करने का तरीका, इन सब चीजों का ज्ञान चंद्रगुप्त को यहां से मिल गया, जिसके द्वारा वो उस आइडिया को लेकर और वहां से फिर घनानंद पर आक्रमण किया और नंदों की पूरा नंद वंश का सर्वनाश कर दिया और फिर मौर्य वंश का स्थापना किया। भारत का एकीकरण भी हुआ, क्योंकि छोटे छोटे राज्य जो थे, इनको हारने के बाद आपस में सब मिलकर एक साथ आ गए, तो एकीकरण हो गया। इसका प्रभाव पड़ा गंधार शैली का विकास हुआ। इन सब का जो साक्ष्य की बात करें तो जो यूनानी लेखक हैं निरियाकस, इन सब के द्वारा, यूनानी इतिहासकारों के द्वारा इसका साक्ष्य का पता चलता है। और इन सब के बारे में हम जो अब इसके आगे का अध्ययन है, वो सब हमें एक लिखित रूप से, मतलब डेट वाइज अध्ययन करने में सहायता मिलती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये इतिहास का, जो एंशिएंट हिस्ट्री का ये वीडियो था, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अध्ययन करने में मजा भी आ रहा होगा। आप लोग अपने अध्ययन के साथ साथ अपने मित्रों को भी वीडियो को शेयर करते रहें और ज्यादा संख्या में लाइक कमेंट भी करें। और जो साथी अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताते रहें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। थैंक्स।